अभी आपने कहा कि शुभांकर जिला अध्यक्ष, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि जैसे ही शेषराव यादव जी ने अपनी जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिस परिवर्तन के लोग कुछ तो ऐसे थे जो कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन वो परिवर्तन हो गया। तो शुरुआत में इसी से करता हूँ, ऐसा क्या करिश्मा कर दिया था आपने? धन्यवाद जी, और विस्तार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आमंत्रित किया और अच्छा कार्यक्रम आपने छिंदवाड़ा में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। जैसा कि कोई मजदूर पत्थर तोड़ता है और जो पहला घन पटकता है वो असफल होता है, लेकिन ठोकते ठोकते जो आखिरी वाला हथौड़ा पड़ता है उस पर टूट जाता पत्थर, तो सफल वो हो जाता है। तो आपने बाकी इतने कार्यकर्ता हैं, सबकी मेहनत का, सबकी मेहनत और आपका आखिरी हथौड़ा, और गढ़ टूट गया, मुझे इसका लाभ मिल गया। बहुत बढ़िया। मैं शेषराव जी आपकी उम्र पूछना चाहूंगा। मैं 61 साल। 61 साल, ये उम्र इसलिए पूछा, वैसे तो कहा जाता है कि उम्र क्या ही पूछना लोगों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब नई दिशा में आगे बढ़ चली है। 45 साल की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 45 साल के हैं। नितिन नबी जी ने अभी हाल ही में जिम्मेदारी संभाली है और आपकी आयु उनसे बड़ी है, लेकिन आपके जो नेतृत्व लीडर हैं वो आपकी आयु में कम है, लेकिन विचारधारा तो एक जैसी रहती होगी, आपको नई लीडरशिप मिलती होगी। क्या युवा पीढ़ी के लिए बीजेपी करने जा रही है? ये राष्ट्रीय पटल से अब बात करेंगे, फिर मैं छिंदवाड़ा पर आऊँगा। देखिए, हमारी पार्टी युवा हो गई। आज हमने मध्य प्रदेश में पहली बार 50 साल के अंदर के बीडी शर्मा जी को जब अध्यक्ष बने तो पूरा मध्य प्रदेश में युवा तरुणाई आई। जैसे अभी आपने विवेक गंटी साहू से ले रहे थे, तो ऐसे सांसद बने। युवा हमारे समाज में युवाओं को पहली बार, जब मैं राजनीति शुरू किया था तो तब मुझे बोला गया, मैं जब अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ना चाह रहा था तो अभी बहुत छोटे हो आप, अभी आप 40-45 साल के हो, अभी बहुत छोटे हो। और अचानक मैं आपको रोकूंगा 40-45 साल ज़्यादा बता दी, थोड़ा सा कम कर दीजिए। 6 साल उस समय की बात कर रहा हूँ। हाँ। 40-45 साल का जब हुआ था मैं, हाँ। तब मुझे बोला गया कि अभी आप छोटे हो। और 10-15 साल में इतना परिवर्तन आया कि मैं जब 56 साल का हो गया तो बोला गया कि अध्यक्ष के लिए, अरे यार 55 तक हमने किया है, 1 साल आपकी ज़्यादा हो गई। वो अंतर बता रहा हूँ कि सोच का कितना फर्क आया कि 40 साल में मैं छोटा लग रहा था और 56 साल में मैं बड़ा हो गया था। फिर पार्टी ने तय किया कि हम 60 तक के बनाएंगे, तो 3-4 महीने शायद मेरे ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई थी मेरे 60 के रहते रहते, तो मैं बन गया। वैसे आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई आपको कहेगा नहीं कि आप 60 साल के हैं, आप अभी भी फिट हैं। धन्यवाद। इस फिटनेस का राज क्या है? धन्यवाद सर, मैं खुश रहता हूँ। अच्छा, खुश रहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इस दौर में खुश रहना भी अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे एडिटर इन चीफ ने एक बात भेजी कि खुशी कहाँ है। जिसको पूछो कि वो क्या करना चाहता है, वो कहेगा कि मैं महीने में 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, लेकिन जो 5 लाख रुपए कमा रहा है उससे भी पूछो तो वो भी खुश नहीं है। और आप खुश रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, तालियां हो जाए इस बात पर। देखिए, जीवन में मैंने जो चाहा वो मिला, तो खुश क्यों ना हूँ। जो चाहा वो मिला। मैं जिस मुकाम पे हूँ, जहाँ से आया था, कल्पना भी नहीं कर सकते थे, आज मैं इस मुकाम पे हूँ, तो इसलिए बहुत खुश हूँ। मेरे से ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। ये बहुत अच्छी बात है। अब आगे किस मुकाम पर जाना चाहते हैं? जो भी पद मिलेगा मैं सब पाना चाहता हूँ। मैं कभी किसी पद को मांगता नहीं, उसके लिए प्रयास नहीं करता, लेकिन मेरे लिए नीति ने जो तय कर रखा है मैं वो सब पाना चाहूँगा। अब बात करते हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा की विकास की बात हम कर रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, यहाँ के सांसद को सुना, विधायकों को सुना, आसपास के क्षेत्रों में कि किस तरह से स्थिति बन रही है। छिंदवाड़ा के लिए भी चैलेंज क्या है? क्योंकि एक लंबा दौर था कमलनाथ जी का, फिर नकुलनाथ जी सांसद बने, और उस दौर को बीजेपी ने 2024 में खत्म किया, एक नए सिरे से शुरुआत हुई है। चैलेंज क्या है छिंदवाड़ा के लिए? देखिए, छिंदवाड़ा का चैलेंज था एक झूठ पे खड़ा हुआ महल।
उसको ऐसा बना के रखा था कि लोगों को लगता था कि यही आदमी सही है। हकीकत में जब लोग आते थे तो देखते थे कि नहीं, कुछ भी नहीं है। जो एक कमलनाथ जी का आभा मंडल था पूरे देश में, प्रदेश में, उन्होंने अपने जो भी साठ गांठ तरीके से छिंदवाड़ा को ऐसा लगता था कि छिंदवाड़ा चमन हो गया, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में छिंदवाड़ा का विकास अगर कुछ हुआ है, बदलाव छिंदवाड़ा में हुआ है और गांव-गांव में रोड पहुंची है तो 2003 के बाद। 2003 के पहले का अगर छिंदवाड़ा देखे होंगे तो छिंदवाड़ा से बदतर कोई जिला नहीं था। मतलब आप कह रहे हैं कि 2003 के बाद जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तब से विकास हुआ, तो वो विकास बीजेपी की सरकार ने किया, कमलनाथ ने नहीं किया। हाँ, जो भी हुआ आज तक डेवलपमेंट वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ, पहले नहीं हुआ। उसके बीच में 14 में भले, उन्हें 13 में जो ये चारों रोड सिवनी से छिंदवाड़ा, नागपुर और ये, वो भी जब अटल जी ने ये रोड का प्लान ला दिया देश में, अटल जी की सरकार ने, तब उन्होंने ये चार रोड सैंक्शन कराई। बड़ा काम यही उन्होंने किया। एक हवाई पट्टी उन्होंने बना के रखी थी जिसके लिए उपयोग वो खुद ही करते थे और कोई दूसरा यहाँ हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से आने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन 7% सिंचित था और छिंदवाड़ा सिर्फ 3% सिंचित था। हमारा सिवनी इससे अच्छा था, नरसिंहपुर बहुत अच्छा, बैतूल बहुत अच्छा, लेकिन छिंदवाड़ा का किसान प्यासा था। यहाँ बहुत 3% के लगभग सिंचित एरिया था। लेकिन 2003 में जब सरकार बनी, सबसे पहले उमा भारती जी ने एक साल में एक बड़ा बांध बनाया और उसके बाद लगातार शिवराज जी ने लेकर आज छिंदवाड़ा पानी पानी हो गया, हर तरफ तालाब और बड़े बड़ी योजना। जो कभी 85 से पत्थर लगा कर 3 बार पत्थर लगाए कांग्रेसी सरकार ने माचागोरा डैम के लिए, 3 बार। गनी खान चौधरी एक बड़े इनके नेता थे बंगाल के, वो आए थे 85 में, एक बड़ा भूमि पूजन हुआ भव्य और उसी में वो चुनाव जीत गए। लेकिन वो नहीं बना। लेकिन जब 2008 में शिवराज जी की सरकार आई, उन्होंने फिर से माचागोरा बनाया जिसको सिवनी और छिंदवाड़ा का किसान तृप्त हुआ। आज उसके खेत में पानी है, संपन्न है किसान। तो जब इतना विकास बीजेपी की राज्य सरकार ने किया और 2004 तक जब अटल जी की सरकार थी तो वो प्लान तैयार करके गए, तो फिर यहाँ पर पूरे देश में छिंदवाड़ा को लेकर माहौल ये बना कि जो कुछ कर रहे हैं कमलनाथ जी कर रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं, तो क्या बीजेपी अपने किए गए काम को जनता तक नहीं पहुंचा पाई, विज्ञापन अच्छे से नहीं हो पाए, या फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी को पता नहीं, अंदर की बात आप बता दीजिए। देखिए, ये बात सही है कि हमने जो, हमारी सरकार ने जो किया उसका हम बहुत अच्छे से ढिंढोरा नहीं पीट पाए, बता नहीं पाए लोगों को, क्योंकि कमलनाथ जी उसका क्रेडिट ले लेते और कमलनाथ जी का मीडिया मैनेजमेंट इतना तगड़ा था कि वो सीधे दिल्ली से आते थे। तो वो, मुझे नहीं लगता आप जैसे लोगों से बात करते रहेंगे, आपके जो मालिक है डायरेक्ट उनसे बात करते रहे, इतना बड़ा ओहदा था उनका। तो अब मैं किस्सा बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा एक मित्र है पत्रकार, उन्होंने एक डायलॉग लिख दिया था कि इतने बड़े कद के नेता और एक कार्यालय को वहाँ के कार्यकर्ता तरसते कांग्रेस का, तो उन्होंने उसको पहले हटाया उससे फोन करके कि इनको पहले हटाइए। तो जो कमलनाथ जी मालिक से बात करते थे फिर कोई लिखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उन्होंने 2 गलती की थी, एक तो वो लिख दिया था और एक उन्होंने पूछ लिया था एक प्रश्न, तो लोगों ने कहा कि नहीं आप बैठ जाइए, यहाँ प्रश्न पूछे नहीं जाते, यहाँ जो कमलनाथ जी बोलते हैं वो लिखा जाता है, हम जो बताएंगे वो लिखिए। तो ऐसा छिंदवाड़ा चला। अब तो छिंदवाड़ा बदल रहा है कम से कम, अब तो पूरी तरह बदल गया, अब तो पूरी तरह बदल गया। आने वाले समय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पंच से लेकर सांसद तक का। और अब आपने चूंकि बताया कि शिवराज सिंह चौहान 2008 में यहाँ पर छिंदवाड़ा के लिए विकास कार्य किया, अब प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल गए हैं। 2023 से सरकार बीजेपी की है, पुरानी भी थी, उसके बाद भी है, लेकिन मुखिया बदल गए हैं। क्या बदला है छिंदवाड़ा के रोड मैप को लेकर? देखिए, छिंदवाड़ा भी प्रदेश के अंदर है और जो योजना पूरे देश में चल रही है वो छिंदवाड़ा में चल रही है। और छिंदवाड़ा में जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो उसकी कमी कहीं ना शिवराज जी ने होने दी, ना मोहन यादव जी होने दे रहे हैं। और छिंदवाड़ा हमेशा तरक्की कर रहा है। हमारी जो योजना है,
अभी हमने बहुत सारी योजना हमारे सांसद जी ने ली है, वो सब पूरे होने जा रही, सारी योजना पूरी होगी। आपका नाम शेषराव यादव है, लोग कहते होंगे सीएम साहब भी यादव हैं, खूब बात होती होगी, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है? नहीं, सीएम साहब सीएम बनने के पहले बात हो जाती थी, आजकल व्यस्त बहुत है, उतनी ही बात होती जितनी सब कार्यकर्ता की और नेता की होती। हाँ, मतलब आप जरूरत है कुछ, तो जरूरत है तो आपके पास कोई स्पेशल अधिकार? नहीं, ये तो संभव नहीं है। हमारे यहाँ व्यक्ति सब एक भाव से चलते हैं और सब बराबर मानते हैं, तो कोई उससे अंतर नहीं पड़ता कि मैं यादव हूँ और नहीं हूँ। अगर हमारी कोई बात हमको बोलना है तो ज़रूर सीएम सुनते हैं, हर बात के लिए हम बात करते हैं तो टाइम मिलता है और हमारी बात सुनते हैं। एक बड़ी चुनौती है कि देश का जो युवा वर्ग है, पीएम मोदी कहते हैं कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में जोड़ना है। देश का जितने युवा वर्ग है, इनमें से सवाल मैंने पूछा कि कौन क्या बनेगा, किसी ने कहा बिजनेस, किसी ने कहा मैं आईएएस आईपीएस बनूंगा, कोई कह रहा है कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा। नेता कोई नहीं बनना चाहता। कोई नेता बनना चाहता है यहाँ पर? जितने छात्र बैठे हुए हैं, कोई नेता बनना चाहता है? तो ये विडंबना है कि राजनीति में युवाओं का मोह भंग हो गया है और युवाओं को पार्टी जोड़ रही है। देखिए, मोदी जी के आने के पहले 2014 के पहले तो नेता बोलना मतलब गाली समझती जाती थी, लेकिन थोड़ा बदलाव 2014 के बाद आज आया सम्मानजनक कि नेता पसंद किए जाने लगे फिर से। पहले एक समय थे जब नेता पसंद किए जाते थे, आज फिर से मोदी जी जी को जो लाइक करने वाले, पसंद करने वाले हैं, तो देश विदेश दुनिया में सब युवा ही है, उनके साथ खड़े हैं। अगर उनकी सरकार बनती है तो युवा और महिलाओं के कारण ही उनका इतना परसेंटेज ऊपर जाता है, तो उनके साथ तो है, बच्चे तो हैं। जो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, वो भी आज मोदी जी की बात और तारीफ तो करते हैं। हाँ, अभी पीएम साहब ने बात भी की बच्चों से, परीक्षा पे चर्चा जी। और उनके तनाव को, टेंशन को दूर किया। लेकिन युवा पीढ़ी की आज की सबसे बड़ी चुनौती है कि उनके करियर के लिए विकल्प तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन विकल्पों में सफलता कितनी है? आप ये चीज़ महसूस करते हैं कि युवाओं के लिए जो रोज़गार है, या सरकार बीजेपी कहती है रोज़गार की परिभाषा बदली गई है कि रोज़गार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता, बिजनेस भी होता है और आत्मनिर्भरता भी होती है, अब लोग रोज़गार देने वाले बने, इससे कितना परिवर्तन आया है? सही सोच है। देखिए, अभी तक तो जितना भारत बदला है, इसके पहले कभी ऐसा देखने को मिला नहीं। और सरकारी नौकरियां तो बहुत लोगों को मिल नहीं सकती, लेकिन हमारे देश में उद्योग आएंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, तो रोजगार मिलेगा और खुद का भी व्यवसाय। आज चाइना की तर्ज पे हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। चाइना है, चाइना पूरे लोग काम करते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सब में वो मिलजुल कर काम करते हैं। और जो उद्योग उन्होंने बढ़ाया पूरे देश में, आज चाइना का माल दुनिया में, इंडिया, आधा इंडिया चाइना का माल यूज़ करता है। तो चाइना भी हमारे बराबर संख्या वाला देश था, जनसंख्या वाला, तो हम भी उसी राह पे चलेंगे तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। इतने बड़े देश को कोई भी रोजगार के लिए तो दिक्कत जाएगी, लेकिन आज जो माहौल बना है देश में वो बहुत अच्छा है। अब आशा की किरण हमको दिख रही है कि हमारा भारत आने वाला बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका शेषराव यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बताया कि किस तरह से छिंदवाड़ा के विकास के लिए बीजेपी काम कर रही है और आपकी भूमिका क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।